Hello everyone. Today we are here with a new chapter from the Diary of Anne Frank written by Anne Frank. And it's a very interesting chapter and it's an autobiography. This lesson is an excerpt from Diary of a Young Girl or the Diary of Anne Frank. And it is an autobiography that was first published in 1947, and this Anne expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. She names the diary Kitty, which she considers as her only two friends. She mentions about her childhood, her family, and a lot other things that she told no one else. ये जो चैप्टर है आपका, ये एक लड़की के बारे में है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि डायरी के अंदर लिखी गई थी, जो कि लिखा किसने था? एन फ्रैंक ने लिखा था। और ये जो डायरी थी उसकी ये पहली बार जो पब्लिश की गई थी वो थी 1947 के अंदर। इसके अंदर एन ने अपनी डायरी के अंदर जो थॉट्स लिखे थे, जो उसने अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़ जो उसके अंदर शेयर किए थे, ये उसको गिफ्ट की गई थी उसके 13th बर्थडे पर। और उसने अपनी इस डायरी का नाम रखा था किटी, जो कि उसे वो अपना एक ट्रू फ्रेंड मानती थी, क्योंकि उसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी बातें होती थी जिसे वो किसी दूसरे को नहीं बता सकती थी। तो वो अपनी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी किटी के साथ शेयर करती थी। ये है आपका चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। With this background, let's start reading this chapter. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me the later on neither nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. Here musings means a period of reflection or thought. यहाँ पे एन कहती हैं कि राइटिंग इन अ डायरी, कि डायरी के अंदर लिखना एक सचमुच में एक अजीब सा, एक अनोखा एक्सपीरियंस है उसके लिए। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी उसकी डायरी को लिखने के बाद पढ़ना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि कोई ये नहीं जानता है कि एक 15 इयर्स जो ओल्ड लड़की है उसके 13 इयर्स ओल्ड जो लड़की है उसके क्या थॉट्स होंगे, उसने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा होगा। तो ये वो मानती है कि कोई भी एक 13 ईयर ओल्ड लड़की की डायरी को लिखने के बाद उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। जहाँ तक उसकी बात है तो वो अपने बारे में भी कहती है कि अगर वो डायरी लिखती है तो वो खुद भी उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगी। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. To get all kinds of things off my chest here means to express something that has been worrying you and that you have wanted to say. कि कई बार आपके मन में कुछ इस तरह की बातें होती हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो और अपनी वो बात आप शेयर करना चाहते हो। दैट इज़ कॉल्ड गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यहाँ पे एन कहती हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें राइटिंग करना उन्हें पसंद है, वो लिखना चाहती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे वो उतारना चाहती है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स शेयर करना चाहती है। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Here listless means with no energy or interest. यहाँ पे एन कहना चाहती हैं कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की बजाय, कि अगर हम लोगों से अपना सीक्रेट शेयर करते हैं तो वो अपना सीक्रेट अपने मन के अंदर नहीं रख पाते हैं बजाय पेपर के, क्योंकि पेपर में ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती। पेपर हर एक चीज़ को, हर एक सीक्रेट को अपने अंदर ही
समाये रखता है, उसको शेयर नहीं करता है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता है। और मुझे इस बारे में तब पता चला जब मैं अपने घर पर डिप्रेस थी, मैं अकेली बैठी हुई थी, अपने हैंड्स में अपनी चिन को रखकर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थी। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए जिसके अंदर मैं अपने सीक्रेट शेयर कर सकूं, क्योंकि डायरी और पेपर के अंदर, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय कि लोगों के। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये सोचे जा रही थी कि मुझे घर पर रहना चाहिए या फिर मुझे बाहर चले जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। येस, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebooks, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. I finally stayed where I was brooding. So brooding here means engage in deep thought about something that makes one sad, angry or worried. So यहाँ पे एन कहती हैं कि फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ, जो पेपर होता है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है, और क्योंकि इसके बारे में उसका कोई थॉट नहीं था तो इसीलिए जो उसकी जो स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली मीन्स ना प्राउड मैनर। सो जो उसकी जो अच्छे से जो बाइंडिंग की हुई जो उसकी नोटबुक थी, जिसे कि वो एक बहुत ही प्राउड वे में अपनी डायरी का नाम देने जा रही थी, तो वो किसी दूसरे को वो पढ़ने के लिए देगी, क्योंकि उसके पास उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो उसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, अपने सीक्रेट शेयर कर सके। सो इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। सो इसे लिखने से शायद इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। सो यहाँ पे वो अपनी बात पर वापस आती है और वो ये बताना चाहती है कि क्यों वो एक डायरी लिखना चाहती है, कि किसने उसे डायरी लिखने के लिए मोटिवेट किया। तो वो कहती है कि पहली बात तो ये है कि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। हालांकि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। देन ही सेज, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। तो वो इस बात को और ज़्यादा क्लियर करना चाहती है, ये बताना चाहती है कि कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की है और वो इस संसार में इतनी अकेली है कि उसे एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत है। तो वो कहती है, एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो वो ये कहना चाहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मुझे प्यार करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी एक 16 साल की बहन है, और कुल मिलाकर मेरे पास 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपनी फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक अच्छा खासा घर है, मेरी लविंग आंट्स हैं, तो कुल मिलाकर मेरा एक भरा पूरा परिवार है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बट नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ कि ये चीज़, मेरे पास फ्रेंड्स तो हैं, मेरे पास एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन मेरे पास मेरी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, मेरे सीक्रेट्स शेयर करने के लिए मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। So all I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. So यहाँ पे एन कहती हैं कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ, हमारा वो टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मली जो ऑर्डिनरी जो डेली लाइफ की जो बातें होती हैं वो तो मैं उनसे वो शेयर करती हूँ, उनसे तो वो मेरी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो उनसे हटकर जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी इमोशंस हैं, जो मेरे सीक्रेट्स हैं, वो शेयर करने के लिए मेरे पास मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है।
We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. So, here, confide means to tell personal things privately to a person that one trusts. कि जब हम अपनी आपस में जो सीक्रेट्स हैं जब उनको शेयर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कन्फाइड. सो यहाँ पे वो ये बताना चाहती है कि शायद ये मेरे अंदर ही कोई कमी है. कि कई बार क्या हो जाता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन हम उनसे अपनी हर एक बात शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जो सीक्रेट्स होते हैं वो कुछ एक ऐसे व्यक्तियों से ही शेयर किए जाते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा ट्रू फ्रेंड होते हैं. तो यही कारण है कि कई बार हम एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ पाते, और नज़दीक नहीं आ पाते जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है. और शायद इसमें मेरा ही कोई फॉल्ट है कि मैं अपने जो सीक्रेट्स हैं वो अपने नॉर्मल फ्रेंड्स को नहीं बता सकती, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ. और यही कारण है कि ऐसी स्थिति मेरे सामने आ गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब इसकी बदलने की मेरे ख्याल से कोई संभावना नहीं है. यानी कि अब मैं अगर चाहूँ तो चाहकर भी मैं अपनी इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकती कि मैं अपने जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं उनके सामने अपने सीक्रेट शेयर करूँ, उनसे अपने दिल की बातें करूँ. तो मैं ना चाहते हुए भी अपनी इस आदत को चेंज नहीं कर सकती हूँ. और यही कारण है कि मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया है. So to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. So यहाँ पे एन कहती हैं कि जब भी कोई लोग अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी डायरी के बारे में बताते हैं, उनके अंदर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं. लेकिन वो एक डायरी क्यों लिखना चाहती है? क्योंकि उसके कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया है. एक ऐसे फ्रेंड की तलाश जो कि उसे बहुत टाइम से थी, जिसे वो इमेजिन कर रही थी, तो उसके बारे में वो लिखना चाहती है, और इसीलिए उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है. और वो अपनी उस डायरी को जैसे कि एक फ्रेंड के साथ हम बिहेव करते हैं, अपने फ्रेंड से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, अपनी हर एक बात हम उससे शेयर करते हैं, तो इस तरह से एन भी अपनी डायरी के साथ अपनी हर एक बात अपनी फ्रेंड की तरह उसके साथ डील करती हैं. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So here to plunge right here means start writing at the moment. And here brief sketch of my life means इंट्रोडक्शन. सो यहाँ पे एन कहना चाहती हैं कि अगर मैं अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ तो कोई भी मेरी डायरी के बारे में एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देती हूँ तो उन्हें एक भी वर्ड समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में लिख रही हूँ. तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनी डायरी का, अपनी लाइफ का, अपनी हर एक इंसिडेंट का एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. और हालांकि मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ, तो शायद उनको कोई प्रॉपर वर्ड मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. मेरे फादर, यानी कि अब इस पैसेज में वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि जो उसके फादर हैं, अडोरेबल मीन्स बहुत ज़्यादा लविंग, तो वो अपने फादर के बारे में बताती है कि जो मेरे फादर है जो कि बहुत ज़्यादा लविंग है, जिनको मैंने कभी देखा है, तो उन्होंने मेरी माँ के साथ उनकी मैरिज कब हुई? जब उनकी एज थी 36 और मेरी मदर की एज थी 25. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अब वो अपनी बड़ी बहन के बारे में बताती है जिसका नाम है मार्गोट, और वो बताती हैं कि वो फ्रैंकफर्ट यानी कि जो कि जर्मनी के अंदर है 1926 के अंदर वो पैदा हुई. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. अब वो अपनी बर्थ के बारे में बताती है कि उनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ.
आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कि जब तक मैं 4 साल की थी तब तक हम फ्रैंकफर्ट में रहे. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. कि जब मेरे फादर को किसी कारण से एमिग्रेट होना पड़ा, उनका ट्रांसफ़र हो गया हॉलैंड के लिए. जब वो हॉलैंड चले गए 1933 में, तो मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक को भी उनके साथ हॉलैंड जाना पड़ा सितंबर के अंदर. जबकि मैं और मेरी बहन मार्गोट, हम दोनों को एचिन भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के पास. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. मार्गोट जो है हॉलैंड दिसंबर में चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे फरवरी में वहाँ पर चली गई. When I was plunked down on the table as a birthday present or for Margot, कि जब मुझे मार्गोट के लिए उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जब उसकी टेबल पर उसके सामने रख दिया था, तो तब मैं भी उसके पीछे पीछे फेब में वहाँ चली गई थी. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kuperas, the headmistress of that school. At the end of the year, we were both in tears as well as we said a heartbreaking farewell. कि मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कब की, जब मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने जाना शुरू किया और लगभग 6 साल की जब मैं थी तब मैं वहीं पर पढ़ती रही. और वहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, तब मैं वहाँ पहुँच गई थी. और जब मैं 6 स्टैंडर्ड में हुई तो मेरी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस, वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी. और जैसे ही उस ईयर का एंड हुआ तो हम दोनों जब एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग होने वाले थे, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में एक बहुत ही परफेक्ट बॉन्डिंग बनी हुई थी, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, इसीलिए हम एक दूसरे के लिए रो रहे थे. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. अब यहाँ पे जो एन फ्रैंक है उसका अपनी ग्रैंड माँ के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था. तो यहाँ पे गर्मियों की बारे में बताया जा रहा है कि 1941 समर की बात है, जब उनकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई थी तो उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा. तो इसीलिए जो एन फ्रैंक का जो बर्थडे था उस ईयर, वो बिल्कुल छोटे से लिटिल सेलिब्रेशन के साथ ही चला गया. ग्रैंडमा डाइड इन जैन 1942 एंड नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. अब ग्रैंडमा की जो डेथ है वो जैन 1942 में हो गई और कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि ये छोटी सी लड़की को उसकी ग्रैंडमा की कितनी याद आती है और वो उन्हें कितना प्यार करती है. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. कि जो 1942 के अंदर जब एन फ्रैंक का बर्थडे आया तो उस पर ऐसा माना गया कि जो पहले का जो उसका बर्थडे मनाया गया था तो उसकी जो कमी रह गई थी वो उसको पूरा कर दिया जाएगा. और उसकी जो नानी थी, यानी जो उसकी जो ग्रैंड माँ थी, उसकी जो मोमबत्तियाँ थी, उसकी कैंडल्स जो है वो उसके बर्थडे केक के साथ जला दी गई थी. The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब हम चारों जो है हमारी जो फैमिली के मेंबर्स थे वो हम सब ठीक ढंग से रह रहे थे और इस तरह से, यानी कि आज से 20 जून 1942 से वो अपनी डायरी की एंट्री शुरू करती है और जिसके अंदर वो अपनी फर्स्ट डेट डालती है, जो डेट थी वो थी 20 जून 1942. Saturday 20 June 1942, he writes, Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब यहाँ से वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं और वो लिखती हैं कि सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी, अपनी क्लास के बारे में बता रही है कि हमारी जो पूरी क्लास थी
is quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. कि हमारी पूरी की पूरी क्लास काँप रही थी डर के मारे, बहुत ज़्यादा वो घबराए हुए थे। और उसका रीज़न क्या था? उनका आने वाला रिज़ल्ट, क्योंकि जो उनका रिज़ल्ट था उसके बारे में टीचर्स मीटिंग ले रहे थे, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन तो क्लास में आगे बढ़ेगा और कौन फेल होगा। सो इस बारे में लेकर टीचर्स की मीटिंग चल रही थी और ऐसा सुनकर जो पूरी की पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. C and Jacques, who have staked their entire holidays saving on their bet. So half जो क्लास है वो ये बेट्स लगा रहे थे, वो ये शर्त लगा रहे थे कि जो जीएन है कि कौन पास होने वाला है, कौन फेल होने वाला है। और जो जीएन है और मैं, हम दोनों बैठकर, जो हमारे पीछे जो लड़के बैठे हुए थे जिनका नाम था सीएन और जैक्यूस, जो ये स्टेक लगा रहे थे, जो बैट लगा रहे थे, और उन्होंने ये बैट लगाई थी कि कौन पास होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन फेल हो जाएगा। उसके ऊपर वो उन लोगों ने अपनी पूरी इंटायर हॉलीडेज़ की सेविंग्स लगा दी थी। तो हम लोग बड़ी उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS, pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि वो ये कहे जा रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक वो ये बोले जा रहे थे कि तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ, नहीं तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ। यहाँ तक कि जो जीएस है वो भी उनकी तरफ घूर रही थी, उनकी तरफ देख रही थी, और मेरा जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा था। यानी कि मैं उनकी जो ये फुलिश, जो ये सिली, जो उनके जो टॉपिक्स चल रहे थे उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. यहाँ पे एन कहते हैं कि अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मैं ये कहूँगी कि हमारे क्लास में बहुत सारे, यानी कि क्वार्टर मीन्स 1/4 जो बच्चे हैं, दे आर डमीज़. डमीज़ मीन्स दे आर वेरी वीक इन स्टडीज़, दे आर केयरलेस. तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगी कि क्लास के 1/4 जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, उनको सभी को फेल कर देना चाहिए. लेकिन वो ये भी कहती हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. लेकिन वो ये कहती हैं कि अब टीचर्स क्या डिसाइड करेंगे, उनका क्या डिसीज़न होगा, वो इसके बारे में नहीं जानती हैं कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन अगर उनसे उनका डिसीज़न पूछा जाए तो क्लास के 1/4 बच्चों को तो फेल कर देना चाहिए. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we kept telling each other not to lose heart. लेकिन यहाँ पे एन कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ अपने गर्ल फ्रेंड्स के बारे में, जो मेरी गर्ल्स दोस्त हैं, क्योंकि उसकी सभी टीचर्स के साथ, सभी लड़कियों के साथ अच्छी बनती थी. तो वो कहती है कि अगर लड़कों के बारे में पूछा जाए मुझसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लड़कियों के बारे में मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग अच्छे से पास होने वाले हैं. लेकिन अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें मैं श्योर नहीं हूं, वो है मैथ्स. लेकिन फिर भी देखा जाएगा जो होने वाला है, और हम इस बारे में बात कर करके हमें अपने हार्ट को लूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि क्या आगे होने वाला है. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. अब यहाँ पे वो अपने टीचर्स के बारे में बताती हैं कि मेरे लगभग सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी. और ये सारे टीचर्स कितने थे? ये थे उसके 9 टीचर्स, जिसमें तो 7 तो मैन थे और 2 वीमेन. सो यहाँ पे मिस्टर कैसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, वॉज annoyed with me for ages because I talked so much. Old foggy means an old fashioned person. यहाँ पे वो अपने टीचर मिस्टर केसिंग के बारे में बताती है, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है और जो उन्हें मैथ पढ़ाता था.
और वो हमेशा उसके बहुत ज़्यादा बोलने के कारण उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसने मुझे कई बार वार्निंग भी दी, मुझे कई बार उसने समझाया भी कि आपको इतनी बातें नहीं करनी चाहिए क्लास के अंदर, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, तो उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उसने मुझे एक सब्जेक्ट जो कि था चैटर बॉक्स, उसके ऊपर ऐसे लिखने को कहा। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई भला क्या लिख सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। आई टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब एक ऐसा टॉपिक जो कि मेरे टीचर ने मुझे असाइन किया था कि मुझे उसके ऊपर ऐसे लिखना है, चैटर बॉक्स के ऊपर मुझे ऐसे लिखना है, तो उसके बारे में मैं क्या लिख सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी और ऐसा सोचते सोचते मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिखा। देन मैंने उसे अपने बैग में डाला और मैं चुप होने की कोशिश करने लगी। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना बाकी का बचा हुआ होमवर्क फिनिश कर लिया था, तो मुझे उस ऐसे के बारे में याद आया कि मुझे एक ऐसे भी असाइन किया गया था, मुझे वो भी लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो काम करते करते अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैं उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी कि ये टॉपिक ऐसा है, क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी और मैं किसी भी टॉपिक पर नॉर्मली बहुत अच्छा लिख सकती थी, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो भला मैं इसके बारे में क्या लिख सकती थी। तो इसके बारे में मैं सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. So इस पैसेज में एन की जो इंटेलिजेंस है कि वो कितनी इंटेलिजेंटली सोचती थी उसके बारे में पता चलता है। So anyone could ramble. Ramble on means talk or write aimlessly for long. कि बिना सोचे समझे लिखते जाना, that is called ramble on. And the trick was to come up with convincing arguments. So here convincing arguments means a statement made in such a manner that the people believe it. कि कुछ ऐसे लॉजिकल रीजंस देना जिससे कि लोग उसके ऊपर बिलीव कर सके। तो यहाँ पे एन कहती है अगर उसे कोई कहा जाए कि उसे पेजेस छोड़ कर, वर्ड्स छोड़ कर उसे अनाप शनाप लिखना है, तो वो पेजेस भर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक था, जो यहाँ पे उसका जो मोटिव था लिखने का, वो ये था कि उसे लोगों को कन्विंस करना था, उसे कुछ लॉजिकल रीजंस देने थे, ताकि जो उसकी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग थी, जो उसकी बोलने की जो ज़रूरत है, वो वैलिड हो सके, वो प्रूव हो सके। तो उसे अपनी उस राइटिंग के अंदर वैलिड रीजंस देने थे कि वो इतना क्यों बोलती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उसकी जो बोलने की जो नेसेसिटी है वो प्रूव हो पाएगी। I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. Mr. Casing had assigned me and was satisfied. तो एन कहती है कि मैं बहुत सोचती रही और अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने बहुत सोचकर मैंने 3 पेजेस भर डाले। जो मिस्टर केसिंग ने मुझे जो असाइनमेंट दिया था, जो मुझे वर्क असाइन किया था, उसके लिए मैंने 3 पेजेस लिख डाले और मैं बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने ये पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. So यहाँ पे एन कहती हैं कि बातें करना वो तो एक स्टूडेंट की ट्रेट होती है, क्वालिटी होती है, और उसने ये भी लिखा कि अगर मैं अपनी इस बोलने की आदत को काबू करना चाहती हूँ तो मैं इसमें अगर ट्राई करूँगी तो भी मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर पाऊँगी, मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी आदत को छोड़ नहीं पाऊँगी। बिकॉज आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट इफ़ नॉट मोर। क्योंकि मेरी माँ थी
वो मेरे से भी ज़्यादा यानी कि मेरे जितना ही बोला करती थी, और हो सकता है यदि मुझसे ज़्यादा नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे इनहेरिटेंस में मिली हुई हैं, ये मेरी पेरेंट्स से मुझे मिली हुई हैं, क्योंकि मेरी माँ इतनी ज़्यादा बोलती थी तो मैं अपनी माँ की तरह ही उतना ज़्यादा बोलती हूँ। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं। तो अगर मैं इनको छोड़ना भी चाहूँ तो मैं ना चाहते हुए भी इनको नहीं छोड़ पाऊँगी। Mr. Casing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर केसिंग जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन जब मैं दूसरे टॉपिक पर बोलने लगी, दूसरे लेक्चर में, दूसरे क्लास में जब मैं फिर से बातें करने लगी, तो उन्होंने दूसरी बार मुझे दूसरा असाइनमेंट दे दिया। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. और इस बार उन्होंने मुझे जो असाइनमेंट दिया था, जो राइटिंग टॉपिक था, वो था an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब उन्होंने जब मुझे जो सेकेंड असाइनमेंट दिया तो मैंने उसे भी पूरा कर दिया, और इन दोनों असाइनमेंट को पूरा करने के बाद जो मिस्टर किसिंग थे उनको कोई भी कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मैंने वो बहुत सारे जो लॉजिकल जो रीजंस थे वो मैंने उसमें डाले थे। However, during the third lesson he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. लेकिन अब जब तीसरे क्लास में जब उनका जब थर्ड लेसन जब स्टार्ट हुआ तो अब वो और ज़्यादा इसे टॉलरेट नहीं कर पाए, और उन्होंने फाइनली मुझे पनिशमेंट के रूप में एक और ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ टू, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. जब सर ने ये कहा कि तुम्हें दोबारा से ऐसे लिखना है, वो है क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटरबॉक्स, तो पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारी इमेजिनेशन के बारे में जो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। But it was time to come up with something else, something original. लेकिन अब ये टाइम था कि इस टाइम मुझे कुछ ना कुछ ओरिजिनल, कुछ ना कुछ अलग मुझे सोचना था, कुछ ना कुछ अलग मुझे करके दिखाना था। So my friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. So इस बार जो मेरी फ्रेंड जो सैन है वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उसने मुझे हेल्प करने का ऑफ़र किया कि वो अपना जो ऐसे है वो स्टार्ट कैसे करे, लिखना कैसे शुरू करे पोइट्री के फॉर्म में। और मैं उसके इस तरह के सुझाव को सुनकर, ऐसे ऑफ़र को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुशी से उछल पड़ी। Mr. Casing was trying to play a joke on with me this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. कि मिस्टर की जो केसिंग थे वो शायद इस रिडिक्यूलियस सब्जेक्ट के थ्रू मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि ये जो मजाक मेरा जो ये बनाना चाहते हैं ये मजाक अब इनके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. तो जो मेरी टीचर ने जो मुझे पोम दी वो मैंने पूरी कर दी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये एक फादर डक और मदर डक के बारे में थी, जिनके 3 जो बेबी डकलिंग्स थे, जिनको उसके फादर ने जो है चोंच मार मार कर जिनको मार दिया था, क्योंकि वो बहुत ही हद से ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. अब मिस्टर किसिंग ने वो पोम पूरी क्लास में पढ़कर सुनाई, उनके अंदर अपने कमेंट्स भी जोड़े, और उसके बाद उसने उस पोम को दूसरी क्लासेस में भी सुनाया,
और उसके बाद से सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस पोम के बाद मुझे अब बात करने की छूट मिल गई थी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था। इसके बजाय मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज़। इसके बजाय मिस्टर किसिंग जो थे वो आजकल हमेशा, जिनका बहुत ही अलग तरह का नेचर था, उनका नेचर चेंज हो गया था, अब वो बहुत ज़्यादा मजाकिया बन गए थे। एक ओल्ड फैशन टीचर को मैं उसका नेचर चेंज करके, जो कि बहुत ज़्यादा मान लीजिए बहुत ज़्यादा सख्त थे, बहुत ज़्यादा टफ़ थे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ हंसी मजाक करते थे। तो इस तरह से एन की डायरी ने अपनी डायरी के अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट दिया है उसके अंदर ये बताया है कि किस तरह से उसने एक टीचर के नेचर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। सो ये था आपका चैप्टर, इट्स कंप्लीट। So we will meet in our next video with a new topic, with a new lesson. So keep learning and keep practicing.